हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बजट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या एसआई वगैरह, कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी लेवल का एग्जाम हो, बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम बजट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, टर्मिनोलॉजी, डेटा और ये पॉलिटी से इसको रिलेट करके या अदर सब्जेक्ट से इसको रिलेट करके भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस पॉइंट पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखते हो कि बजट तो बहुत बड़ा होता है ना, और हमें हर एक पॉइंट को याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए इस वीडियो में और ये जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, इसमें बस वही चीज आपको दिया जाएगा जो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो दिमाग का जो डेटा होता है कैच करने का या याद रखने का, वो एक लिमिटेड डेटा होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज उसमें ठूसते जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, बस वही चीज हम आपको देंगे और उतना ही आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा हर चीज अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये एग्जाम में सब कुछ हौच पौच सा हो जाएगा और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए लिमिटेड पढ़े, लेकिन ऐसा पढ़े कि आपको वो चीज आप एग्जाम तक कम से कम याद रखें, ठीक है। और बजट जो है वो सिर्फ ना ही हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड है, बल्कि हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी, हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बजट हमें ये बताता है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार कहाँ कितना खर्च करने वाली है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बजट आता है तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बजट आने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। मतलब मेनली अगर हम देखें, मिडिल क्लास वाले बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है। जो अपर मिडिल क्लास रहता है वो अपने लिए एक्साइटेड रहता है कि उनको क्या मिला। जो रिच क्लास रहता है वो अपने लिए एक्साइटेड रहता है कि उनको क्या मिला। तो मेनली जो बजट इसी पे डिपेंडेंट है कि बजट के द्वारा सरकार ने जनता को क्या क्या दिया, ठीक है। जनता के लिए सरकार क्या क्या काम करने वाली है, ओके। तो इस वीडियो में हम यूपी बजट का संपूर्ण और समग्र विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है इस बजट में आपको देखने को मिलेगा, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है श्रेया, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट होता क्या है। ये जो बजट टर्म आपने हर बार देखा होगा, हर साल आपको ये सुनने को मिलता है, बजट बजट बजट। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना चाहिए कि बजट होता क्या है। तो बजट मुख्यतः एक विवरण होता है। विवरण किस चीज का विवरण? तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विवरण होता है कि एक निश्चित ड्यूरेशन में, एक साल के अंदर में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में सरकार किस किस चीजों पे कितना खर्च करने वाली है, ठीक है। ये महिलाओं को पे कितना खर्च करने वाली है, ये एजुकेशन पे कितना खर्च करेगी, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेगी, ये यूथ एम्प्लॉयमेंट पे कितना खर्च करेगी। तो ये सबका जो डेटा होता है, जो ब्लूप्रिंट तैयार करके हमारे सामने पेश किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा और आप डेफिनेशन को भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट होने के नाते हमें इतना पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है, ओके। अब बजट अगर आ गया तो हर साल अगर सरकार लेके आती है तो जरूर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जगह मिला होगा, तभी सरकार अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे लेके आती है। तो अगर हम इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, अगर हम देखें कि हम इसको पॉलिटी से रिलेट करके कैसे पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ओके। क्या बजट कहीं मेंशन है भी या नहीं है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जो बजट है वो डायरेक्टली, जो बजट टर्म है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ओके। बजट के बदले जो टर्म मेंशन है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। बजट डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट के बजट जो टर्म मेंशन है वो उसको क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल
112 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप उसको शॉर्ट में बजट भी कह सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप पीवाईक्यू आपने देखा होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बहुत बार पूछ लेता है कि जो बजट है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो जो यूनियन बजट है वो आर्टिकल 112 के अंदर है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी प्यारी निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने भी बजट पेश किया, बट उन्होंने किस लिए बजट पेश किया, तो उन्होंने यूनियन बजट पेश किया। ओके, और आप देखते हो हर एक स्टेट भी अपना बजट पास करता है। तो जो स्टेट का बजट है, अगर यूनियन के बजट के लिए आर्टिकल दिया गया है 112, तो ऑफ कोर्स स्टेट के बजट के लिए भी दिया गया होगा कोई ना कोई आर्टिकल। तो स्टेट के बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 202। ओके, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीजें, बहुत आर्टिकल्स है आपका, 395 आर्टिकल्स, या इससे भी ज्यादा, ये तो ओरिजिनल है, इससे भी ज्यादा लगभग 460 प्लस आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हर एक आर्टिकल को ऐसे बैठ के रटना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कह सकते हैं कि शायद जिसके पास बहुत रटने की शक्ति हो उसी के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा, बाकी एक जनरल स्टूडेंट्स, मेरे और आपके जैसे के लिए ये इम्पॉसिबल टाइप है। इम्पॉसिबल है नहीं कह सकते, बट इम्पॉसिबल टाइप है, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे ही हमें याद हो पाएगा कि अगर हमने अभी वैसे बजट से रिलेटेड आर्टिकल बजट में पढ़ लिया, या किसी और चीज से, जब हम फाइनेंस मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं, या जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में जान रहे हैं, तो उस टाइम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल याद रख लिया। अगर हमने कहीं सुना फंडामेंटल राइट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वहां हमने वो याद रख लिया। ठीक है, तो तभी हमें ऐसे आर्टिकल्स याद रहेंगे। तो यहाँ पे आप दो आर्टिकल याद रखिएगा, जो स्टेट के बजट के लिए आर्टिकल 202 है, और यूनियन के बजट के लिए आर्टिकल 112 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस बार हमारे जो यूपी सीएम है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये हमारा 9th बजट पेश किया गया है। और ये किसके द्वारा पेश किया गया है, जो यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये पेश किया गया है। क्लियर है? और ये आपको पता ही होगा कि जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। और यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, सुरेश खन्ना जी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यूपी के इम्पोर्टेंट जो बजट है उसमें क्या आया है, बजट का साइज क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सब बहुत चीजें हम सुनने को मिलता है बजट में कि हमारी राजस्व प्राप्तियां ये है, पूंजीगत प्राप्तियां ये है, राजस्व व्यय इतना हो गया, पूंजीगत व्यय इतना हो गया। बट ये भी तो समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा बजट साइज है, मतलब कितना बजट इस बार हमारे जो यूपी को मिला है वो कितना मिला है, तो वो लगभग 8.09 लाख करोड़ का है। ओके, मतलब आप देखें तो 8 लाख, अगर एग्जैक्ट पॉइंट देखें तो हम देखते हैं 8,08,736.06 करोड़, ये हमारा क्या है, बजट साइज है। क्लियर है? अब बजट साइज में हम देखते हैं कि हमने दो चीज देखी, व्यय और प्राप्तियां। ओके, व्यय और प्राप्तियां क्या होता है, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार को कहां से कितना पैसा मिला और सरकार कहां कितना पैसा खर्च करने वाली है। जो ओके, चलिए अब इसका भी डेटा देख लेते हैं कि सरकार को कहां पे कितना मिला है। तो अगर टोटल रिसिप्ट की बात करें तो अप्रॉक्स ये 7.79 लाख करोड़ है। ओके, और अगर हम इसके एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ये 7,79,242.65 करोड़ रुपीस ये है। क्लियर है? और अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय की बात करें तो ये कितना है, अप्रॉक्स 8.09 करोड़ यानी 8,87,036.06 करोड़। ओके, ये हमारा आपने देख लिया, ये क्या हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू और ये टोटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। आप देखिए जो ये डेटा है ये भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो में हम आपको वही डेटा देंगे जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सब डेटा को आप बिल्कुल रट लीजिए, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इस बार एग्ज़ाम में नहीं आया तो ये अब एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ये सोचना आपका बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा चेंज करने की कोशिश करता है। आप देखिएगा कि 2023 और 2024 में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है? हो सकता है 2025 में अगेन वो पैटर्न चेंज करने की कोशिश करे और इस बार बजट से वो भर-भर के क्वेश्चन दे दे। फिर आपका बस क्वेश्चन इसीलिए छूट जाएगा क्योंकि आपने इस टॉपिक को लाइटली ले लिया। तो इस टॉपिक को कभी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का हर एक डेटा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के कितने, मतलब गवर्नमेंट अपने आप को इसमें क्या करती है, दिखाने की कोशिश करती है कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं लोगों को ये दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जो डेटाज है हमारा। हमने देख लिया कि हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये डेटा याद रखिएगा। हमारा बजट साइज कितना है वो डेटा आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि टोटल रिसिप्ट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ओके? अब इसमें हमने बहुत बार हमें ये टर्म देखने को मिलता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ओके? मतलब राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम इसके डेटा को देखेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है कि सरकार के पास जो इनकम आ रहा है, ओके? मतलब आप सपोज कीजिए कि सरकार ने किसी चीज पे टैक्स लगाया, ठीक है? या नॉन टैक्स से उनकी इनकम आ रही है। नॉन टैक्स जैसे कि हो गया फाइन, हो गया चालान, हो गया इंटरेस्ट, हो गया, ये सब क्या हो गया, सरकार की इनकम है, क्योंकि रिसिप्ट है, मतलब पैसे मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब सरकार के पास जो इनकम आ रही है, टैक्स से इनकम आ रही है, नॉन टैक्स से इनकम आ रही है, और ये इनकम क्या आ रही है, रेगुलर इनकम है, ओके? ये रेकरिंग है। क्लियर है? अब अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये भी सरकार का इनकम ही है, क्योंकि इसमें इसके पीछे भी आपने देखा है क्या लगा है, रिसिप्ट है, मतलब सरकार का इनकम है, लेकिन ये क्या है, नॉन रेकरिंग है। अब हम देखेंगे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के बीच का डिफरेंस, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगी, आप उसमें परेशान मत होइएगा। नॉन रेकरिंग होता है जो कभी कभार इनकम आता है, ओके? तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लोन हो गया, बोरोइंग्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है? मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि सरकार किसी कंपनी को डी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, किसी कंपनी को, या सरकार को कहीं से लोन मिल रहा है, या किसी से बोरो किया है सरकार ने, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ओके? अब चलिए हम समझते हैं आपको एक बार दोनों में डिफरेंस। आप मान लीजिए कि ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओके? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चा फी प्रोवाइड करवा रहा है, या हम टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हमने, अलग अलग टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज में बच्चे इनरोल हो रहे हैं और ये हमें क्या कर रहा है, फी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। मतलब ये जो हमारा इनकम है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, हमारा रेगुलर इनकम है। क्लियर है? अब अगर हमें सोचिए ये हमारा क्लासरूम है, ओके? और हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा रखा है, या हमने एसी लगा रखा है, और बेंचेस वगैरह भी लगा रखा है, तो इसमें से हमारे कुछ बेंच खराब हो गए, कुछ टूट गए, या हमारा एसी खराब हो गया, या बाई चांस हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया, तो फिर वो हमारे काम का नहीं रह सकता, तो हम क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेल करने पे हमें पैसे तो आए, बट क्या ये हमारा रेगुलर इनकम है? नहीं है। ये हमें ऐसा तो नहीं है कि हम डेली डेली अपना एसी बेच रहे हैं, डेली डेली अपने बेंच खराब हो रहे हैं और बेच रहे हैं, ये तो नहीं है ना। तो ये जो हमारा इनकम है ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, ओके? मतलब कभी कभार इनकम आने वाला, और इस इनकम से हमें कुछ खास फायदा नहीं होता। क्लियर है? तो अब देखते हैं जो इसका डेटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप भी याद रखिएगा, ठीक है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियां, वो कितनी है हमारी, 6,62,690.93 करोड़। मतलब अगर हम
इन शॉर्ट देखें तो 6.63 लाख करोड़। क्लियर है। और अगर हमारा जो पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये 1,16,551.72 करोड़ है। मतलब अगर हम मोटा मोटी देखें तो 1.16 लाख करोड़ है। क्लियर है। आई होप ये पूरी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपनी सेकेंड पार्ट की ओर जाते हैं। तो हमारा ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर में भी हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ऑफ कोर्स होगा। तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा क्या है, रेकरिंग है, मतलब डेली होने वाला, मतलब रेगुलर होने वाला खर्चा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कभी कभार होने वाला और नॉन रेकरिंग खर्चा है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझे तो ये क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, ये कहीं किसी ने जो इंटरेस्ट लिया है उसको तो इंटरेस्ट जो लोन लिया है उसको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन के बदले, तो इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, उसके बाद अगर कोई रिटायर्ड हो गया तो उसको पेंशन भी तो देना पड़ेगा। तो ऐसे रिलेटेड जितने खर्चे हैं जो हर महीने या रेगुलर बेसिस पे होता रहे उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, नॉन रेकरिंग। ठीक है, कभी कभार होने वाला खर्चा। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये क्या कह सकते हैं, जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करती है ना। कैसे, अब कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे आप जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल ले लो, तो सरकार ने एयरपोर्ट बनाने पे एक बार खर्चा कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि बार बार सरकार उसको तोड़ेगी फिर बनाएगी फिर तोड़ेगी फिर बनाएगी, ये तो नहीं है ना। एक बार बन गया वो एयरपोर्ट मतलब वो सालों साल तक चल रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट हो गया, स्कूल्स बन रही है, या कोई भी लोन को रीपे कर रही है। ठीक है, लोन को एक बार रीपे कर दिया फिर तो वो खत्म हो गया ना। तो जो एक बार का खर्चा है या कभी कभार आने वाला खर्चा है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, तो इस टाइप का जितना भी खर्चा हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ये चारों के बीच के डिफरेंस आपको बहुत क्लियर समझ में आ गए होगा। और आगे अब आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। चलिए अब हम इसके भी डेटा को देख लेते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में कितना खर्चा है। ठीक है, तो सरकार जो है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रही है, तो 5,83,174.57 करोड़। ओके, 5,83,000 लाख करोड़। क्लियर है। और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्च कर रही है, 2,25,561.49 करोड़। ओके, अगर हम मोटा मोटी देखें तो 2.26 लाख करोड़। क्लियर। अब यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और आपको ये जो डेटा मैंने बताया ये प्रीलियम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटाज। ठीक है, ये देखिए मैं जहां पे स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये सारे डेटाज आपके प्रीलियम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ओके, अब अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितने हमें अपने बजट साइज में या जो हमें टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिला है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, पिछले बार भी हमने ये सुनने को मिला था कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में 9.8% की वृद्धि देखने को मिली है। ओके, तो ये जो वृद्धि है मतलब पिछले बार सबसे बड़ा बजट था लेकिन इस बार 9.8% और बढ़ गया, मतलब इस बार क्या हो गया, और सबसे ज्यादा आज तक का सबसे बड़ा बजट बन गया। ओके, और टोटल रेवेन्यू में भी आप देख सकते हो 8% की वृद्धि हुई है। तो ये जो डेटा है इसको भी आप याद रखिएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है और टोटल रेवेन्यू में भी कितनी वृद्धि हुई है।
अब देखिए ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके, अभी हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सरकार को जो इनकम मिल रहा है टैक्स और नॉन टैक्स से। तो सरकार के पास जो इनकम होता है मेनली दो टाइप का इनकम होता है, एक तो सरकार का खुद के अपने स्टेट से जो इनकम होता है, ओके, और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है। तो जो सरकार का अपना खुद का जो इनकम हो गया वो इस बार कितना है, 295000 करोड़, 29,500 करोड़, ओके। और जो शेयर से शेयर से जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इनको वो कितना है, वो लगभग है 255,172.21 करोड़, मतलब 2,55,172.21 करोड़। क्लियर है। अब देख सकते हैं अगर हम इसकी बात करें स्टेट के ओन शेयर की, तो ये बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। अब अगर हम कंट्री वाइज अगर हम इसको वो करें, कंपेयर करें, तो ये महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास इतने बड़े अमाउंट का अपना खुद का शेयर आ रहा है। क्लियर है। तो इस मामले में अपना खुद का ओन टैक्स रेवेन्यू के मामले में यूपी सेकंड हाईएस्ट बन गया है आफ्टर महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर ओन टैक्स की बात करें, ओन टैक्स का परसेंटेज भी 9.9 से बढ़कर 11.6% हो गया है, जो 2022 में 9.9% था और ये 2025 में कितना बढ़ गया, 11.6, अप्रोक्स 2% ये बढ़ गया है। और अप्रोक्स 2% की जो वृद्धि होती है वो काफी अच्छी वृद्धि मानी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब 100-50 की तो बात है नहीं, ये तो लाखों करोड़ों रुपए की बात है। तो ये जो वृद्धि है ये काफी अच्छी मानी जाती है। और अगर कंट्री वाइज करें तो ये सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर महाराष्ट्र। क्लियर है। चलिए अभी हमने समझा था कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है। अभी हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार ने सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया है, तो वेतन पे, फिर देन पेंशन पे, फिर इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज भुगतान पे, एंड देन सब्सिडीज पे, ओके। उसके बाद अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो सरकार ने कहाँ खर्च किया, तो सबसे पहले हरित उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश को हरा भरा और स्वच्छ वातावरण देने के लिए खर्च किया गया है। तो इसमें कुछ स्कीम्स है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम, ओके। नई इलेक्ट्रिक बसों का क्रय एवं चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण। आपने देखा होगा कि हमें जो पेट्रोल और डीजल्स के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने के बाद भी हमें चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का पहल और उद्देश्य नई इलेक्ट्रिक बसों का क्रय, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाना, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूशन से बचाया जा सके और चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सके, ओके। गोरखपुर में वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे करना है, तो गोरखपुर में। ये चीज याद रखिएगा, यही सब चीज एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से की स्थापना कहाँ पे की गई और कहाँ पे नहीं की गई। तो आप ये प्री से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ओके। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना, ठीक है। कितना मेगावाट ऊर्जा, 200 मेगावाट, किसमें, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ, किसके साथ, संयुक्त उपक्रम की स्थापना करना है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ, ओके। अब नारी सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई योजनागत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों के लिए फ्री स्कूटी योजना, फ्री स्कूटी योजना लेके आई गई, किसके लिए, रानी लक्ष्मीबाई योजनागत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों के लिए। क्लियर है। अब शिक्षा के लिए क्या लेके आया गया, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 लेके आया गया है और प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाने की बात की जा रही है। क्लियर है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी फूड से रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली है ही। तो अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की जा रही है और उचित दर की दुकानों के लिए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलिए, अब इतना देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे जो राज्य का राजस्व घाटा है वो कितना हुआ। तो
अगर राजस्व घाटे की बात करें तो वो कितना हो गया, लगभग 91,399.80 करोड़। ये पूरे बजट का जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 2.9% है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें जो एफआरबीएम डेटा, एक एफआरबीएम डेटा देता है जो ये बताता है कि किसी भी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए। तो ये जो डेटा है ये बताता है कि 3.5% के अंदर होना चाहिए कोई भी जो स्टेट का डेटा। ये एफआरबीएम क्या है, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत क्या बताया गया है कि किसी भी स्टेट का जो एफआरबीएम का जो मतलब वो जो सीमा होनी चाहिए फिजिकल डेफिसिट की, वो 3.5 के अंदर ही होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यूपी में कितना है, 2.97%। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये पिछले साल लगभग 3.46% था। तो आप देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो और भी कम हो गया है। ओके, अब फिजिकल डेफिसिट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू खर्च और जो पैसे आ रहे हैं मेरे पास उसके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इनकम होता है वो कम कम हो जाता है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़े जाता है। मतलब ये मेनली हमारा जो राज्य में जो कोष है, हमारे राज्य का जो कोष है उसमें कितना घाटा, कितने घाटे में चल रहा है वो ये बताता है हमें। ठीक है, इसके अलावा और 2-3 डेटा है जो हमें याद रखना है वो हम देख लेते हैं। तो राजस्व अधिशेष, राजस्व अधिशेष कितना है, 79,516.36 करोड़। तो ये 2.58% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पूंजी परिव्यय। पूंजी परिव्यय कितना है, 1,65,242.91 करोड़, मतलब 5.37%। उसके बाद कुल बकाया ऋण कितना है, 9,03,924.54 करोड़, तो 29.4%। क्लियर है, ये डेटा आप याद रखिएगा। ये सब डेटा जो स्पेशली ये फिजिकल डेफिसिट, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और एफआरबीएम का ये जो डेटा है, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एफआरबीएम के डेटा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो 3.5% से ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का डेटा है वो कितना परसेंट है, 2.97% ही है। इसके डेटा के बहुत कम है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में भी ये कम हो गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पिछले साल की तुलना में इस साल उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ गया है। तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है, ये क्या हो गया है, कम हो गया है। अब अगर हम अगली चीज की बात करें तो जो बजट का मुख्य विषय वस्तु वो क्या था, तो वो था गरीबी। वो मेनली 4 पॉइंट्स पे फोकस कर रहा था। कौन कौन सा है, गरीबी, युवा, महिला और अन्नदाता। तो गरीबी के लिए क्या करना है, गरीबी उन्मूलन के लिए मजबूत कदम उठाना है। और युवा के लिए, युवा सबसे पहले जो युवा होता है उसको क्या चाहिए, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो उद्यमिता प्रोत्साहन एवं रोजगार निर्माण के लिए राज्यों में भविष्य में निवेश। ओके, महिला के लिए क्या है, महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं की प्रगति की केंद्र, महिला की जो प्रगति है उसको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस देना है। ओके, और अन्नदाता मतलब जो हमारे किसान भाई है उनके भी डेवलपमेंट के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनको प्रोत्साहन देना है। ओके, ये भी वही है कि आपका कुल व्यय कितना है और कुल रिसिप्ट कितना है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस जो है उसको क्या कहता है, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे खर्च है वो हमारी इनकम से ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स जो ये अगर हमारा खर्च ज्यादा होगा और इनकम कम है तो हम ऑफ कोर्स कभी ना कभी लोन में या घाटे में चले ही जाएंगे। तो इसीलिए ये हमें क्या बताता है, फिजिकल डेफिसिट बताता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप ये डेटा एकदम याद रखिएगा। फिजिकल डेफिसिट का डेटा भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है निधि का प्रवाह। मतलब जो फाइनेंस है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, जो हमारा पैसा है वो कहाँ से आता है और वो कहाँ जाता है, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मेन आप 3 बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये एकदम रट लीजिए।
क्योंकि ये आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा निधि का प्रवाह हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा निधि का प्रवाह जो है वो राज्य का स्वयं का कर। हमने अभी देखा कि जो उत्तर प्रदेश में राज्य का स्वयं का कर है वो इंडिया के मामले में देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके खुद के कर से, स्वयं के कर से 37.4%। ओके, अब अगर हम इसके बाद देखें तो केंद्र कर अंतरण सेकंड कहाँ से आ रहा है, तो केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है एज अ टैक्स, तो 32.4% कितना हो गया केंद्र कर अंतरण। ओके, और अगर इसके बाद हम देखें तो सार्वजनिक ऋण ये कितना परसेंट हो गया 14.4%। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एकदम आपको रट लेना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब हम देखते हैं रुपए कहाँ जाते हैं। सबसे ज्यादा रुपए हमारे कहाँ जा रहे हैं, पूंजीगत व्यय में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खर्च कर रही है, मतलब एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे में डेवलपमेंट कर रही है, हाईवेज बना रही है, स्कूल्स बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, तो इसमें जो सरकार खर्च कर रही है ये सबसे ज्यादा इन सब चीजों पे खर्च कर रही है। तो कितने परसेंट खर्च कर रही है, 20.4%। क्लियर है। उसके बाद जो सरकार इसके बाद जितना खर्च करी है वो अन्य व्यय जो है उनका 16.8% अन्य व्यय में जा रहा है। और उसके बाद वेतन, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें 12.4% जा रहा है। क्लियर। चलिए हमने देखा अभी राज्य का स्वयं का कर, सबसे ज्यादा जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो राज्य के स्वयं के कर से आ रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं, 2,95,000 करोड़ रुपए राज्य के पास खुद के टैक्स से आ रहे हैं। और गैर राजस्व कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं वो 24,603.85 करोड़ आ रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स का जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना है, 2,55,172.21 करोड़। क्लियर है। और केंद्र अनुदान सहायता कितना दे रहा है, 87,914.87 करोड़। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है सरकार का राजस्व, जो स्वयं का राजस्व है वो कहां से कितना आ रहा है, कितना राजस्व सबसे ज्यादा सरकार को जो राजस्व है वो कहां से मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा राजस्व है वो जीएसटी से मिल रहा है सरकार को। कितना मिल रहा है, 44.2%। सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, जीएसटी से मिल रहा है 44.2%। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य आबकारी मतलब एक्साइज ड्यूटी से उसके बाद सबसे ज्यादा मिल रहा है, मतलब 21.4% किससे मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी से सरकार को मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वैट से सरकार को सबसे ज्यादा मिल रहा है, मतलब 15.4%। ये तीनों भी डेटा बिल्कुल रट लीजिएगा, एकदम भूलना नहीं है ये सब डेटा। इसके बाद जो प्री से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये हो जाता है कि प्रमुख योजनाओं के लिए सरकार कितना राशि किसको सबसे ज्यादा आवंटित कर रही है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसे आवंटित कर रही है, सर्व शिक्षा अभियान पे, मतलब जो एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए देख सकते हो यहाँ पे आप, सरकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। तो सर्व शिक्षा अभियान पे सबसे ज्यादा जो सरकार राशि है उस पे खर्च कर रही है। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था, कोई बता सकते हैं, 2001 में। ठीक है, और इसमें क्या है इसका प्रोविजन कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आप जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो सरकार ने सबसे ज्यादा राशि आवंटित की है वो किसको की है, जल जीवन मिशन को की है, उसके बाद मनरेगा को की गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किया गया है। उसमें 3 आयाम है, ग्रामीण, शहरी और 2.0 शहरी। क्लियर है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन को दिया गया है 2045 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2024, सॉरी 2014, 2 अक्टूबर 2014। इसके बाद अगर हम इन सब योजनाओं के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया है,
2019 में। ओके, और मनरेगा की बात करें तो ये 2005-6 में। और अगर हम, कुछ रह गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया? 2014 में जो शहरी है वो शुरू किया गया, और 2016 में ग्रामीण वाला शुरू किया गया। क्लियर है? ये सब योजनाओं से भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी योजनाएं कब शुरू की गई है, तो इसका एक बार, और जो योजनाएं न्यूज में रहती है वो योजनाएं स्पेशली एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो एक बार इसके जो ईयर है वो आप ध्यान में रखिएगा। अब उद्देश्यपूर्ण समृद्धि जो मजबूत वित्त और मजबूत सेवाएं जो प्रदान कर रही है, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का योगदान है या उत्तर प्रदेश का अचीवमेंट है वो क्या है? तो विकास की ओर, भारत में आर्थिक विकास में अग्रणी योगदान। भारत में उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान किया है, तो 13.5% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, कितना योगदान किया? 13.5% ऑफ इट्स जीएसडीपी। राष्ट्रीय औसत से अधिक, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में इनकी जो तेजी है वो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं अधिक है। जो राष्ट्रीय औसत है वो 5%, जो उत्तर प्रदेश ने भारत के औसत 5% वृद्धि दर को पार कर लिया है, और प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि है इनकी कितनी परसेंट है? 15% है। ओके, ऋण उत्तरदायित्व का प्रबंधन, उत्तर प्रदेश भारत में ऋण स्थिरता में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ओके, ऋण स्थिरता में कितना प्रदान किया है? तो सेकंड रैंक ऋण स्थिरता में प्रदान किया है। सामान्य श्रेणी में राज्यों में उच्चतम पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। अब लोगों के जीवन में सुधार के मामले में 83,108.93 करोड़ प्लस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 2024-25 में किया गया। इतना करोड़ रुपए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, और इस मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है, ये भी, इसका रैंक भी याद रखिएगा। क्लियर? अब जैसे हमने देख लिया कि उधर कितनी राशि आवंटित की गई कौन सी योजनाओं को, तो ये भी बहुत जरूरी है कि कौन से विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई और सबसे ज्यादा किस विभाग को राशि मिली। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शिक्षा को मिली है, और अगर हम योजनाओं की बात करें तो उसमें भी सर्व शिक्षा को सबसे ज्यादा जो राशि है उसे आवंटित की गई। तो इसलिए आपको ये याद रखने में इजी हो जाएगा कि दोनों में शिक्षा टॉप पर है। ओके, कितना है? लगभग 1,06,360.81 करोड़। उसके बाद बात करें तो ऊर्जा को सबसे ज्यादा दी गई है 61,070.91 करोड़, और थर्ड अगर बात करें तो स्वास्थ्य को 50,550 करोड़, 50.42 करोड़। ओके, ये तीनों एकदम याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस आप एक बार पढ़ लीजिए या एक बार सुन लीजिए। उसके बाद मिला लोक निर्माण को, फिर पुलिस को दिया गया, उसके बाद नमामि गंगे को मिला, फिर नगर विकास को मिला, फिर ग्रामीण विकास को मिला, फिर भारी और मध्यम उद्योग को मिला, फिर पंचायती राज को मिला, और उसके बाद परिवहन को दिया गया। क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई है, और इस नई योजनाओं के अंतर्गत लगभग 2,84,078.34 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, नई योजनाएं। इस नई योजनाओं में क्या क्या है? औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन, इसके अंतर्गत क्या है? मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024, कुकरी और बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक की निर्यात प्रोत्साहन योजना, फुटवेयर एवं लेदर विकास योजना, मुख्यमंत्री वस्त्र परिधान पार्क योजना, मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना, बंद चीनी मिल पिपराइच गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आवासनीय की स्थापना। कहां पे ये चीनी मिल की स्थापना करना? तो पिपराइच गोरखपुर में। ओके, ये याद रखिएगा। छाता मथुरा चीनी मिल की भूमि पर 2000 टीसीडी की नई चीनी मिल की लॉजिस्टिक हब तथा वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना। तो ये कहां पे? छाता मथुरा में ये चीनी मिल की स्थापना की जानी है। बहुत बार ऐसा ऑप्शन में आ जाता है कि जो चीनी मिल की जो स्थापना करने की इस बार बजट में बात की गई है वो कौन कौन से प्रदेश में बात की गई है? तो आपका मथुरा, वृंदावन या गोरखपुर और
आप सोचिए एक मुरादाबाद दे देगा और ऑप्शन देगा ए बी बी सी सी डी या ऐसे करके कुछ ऑप्शन में दे देगा, तो आपको जगह का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी योजना में किसी स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन किया गया है। क्लियर है। राज्य में वायुयानों के मेंटेनेंस, रिपेयर तथा ओवरहॉल हब की स्थापना भी करनी है। ओके, नगरीय विकास अवस्थापना सुविधा एवं कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या किया गया है, तो वृंदा, मथुरा, कानपुर एवं मेरठ में अवस्थापना सुविधाओं का विकास। तो अवस्थापना सुविधाओं का विकास कहाँ का हुआ है, वृंदावन, मथुरा, कानपुर एवं मेरठ में। प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी पर नई सेतुओं का निर्माण। जनपद मुख्यालयों में आदर्श स्मार्ट नगर निकायों का विकास। नवसृजित नगर निगम में सड़कों का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक ये प्रस्तावित है। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण कहां से कहां तक करना है, तो मेरठ से हरिद्वार तक। ओके, विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी किससे किसको कनेक्ट करना है, तो विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनाना है और बुंदेलखंड, रीवा NH-33 लिंक एक्सप्रेस बनाना है। क्लियर है। पर्यटन की बात करें तो विदुरकुट्टी, बिजनौर एवं महाभारत सर्किट के अंतर्गत स्थलों का पर्यटन विकास करना है। अयोध्या में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निर्माण करवाना है और प्रमुख राजमार्गों पर पर्यटन जन सुविधाओं का विकास करवाना है, मतलब वॉशरूम वगैरह बनवाना है। और ये स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे बनवाना है, तो अयोध्या में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या लाया गया है, तो लखनऊ में AICT का विकास। AICT का विकास कहाँ पे करना है, देखिए आप लखनऊ में। ओके, अपनी गवर्नमेंट डेटा OGD हेतु PMSU का गठन। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में MI के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करनी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किस चीज में करनी है, तो शिक्षा क्षेत्र में सहकारी बैंकों में डिजिटलाइजेशन एवं तकनीकी नवाचार लेके आना है। प्रदेश में विज्ञान पार्क सिटी नक्षत्रशाला की स्थापना करनी है और क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों को ऑनलाइन कार्य हेतु लैपटॉप और टैब। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग परिदृश्य में भी हम बदलाव देखने को मिला है, यानी बैंकिंग सिनेरियो में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय समावेशन की एक शक्ति के रूप में उभरा है, जो मजबूत अवसंरचना यानी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन और डिजिटल इनोवेशन और प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से बैंकिंग की पहुंच को बदल रहा है। ठीक है। और अगर बैंक में बात करें कि बैंक की शाखाएं 20,535 बैंक शाखाएं ओपन की गई है, 18,786 ATMs। और अगर डिजिटल लेन देन की बात करें तो 40,076.89 करोड़ की डिजिटल लेन देन 2017 से अभी तक हो चुकी है। ओके, अब अगर हम डिफरेंट योजनाओं की बात करें तो उस योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो इसके अंडर 9,69,000 खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2,73,000 करोड़ की ऋण अभी तक वितरित की जा चुकी है। और अटल पेंशन योजना की बात करें तो लगभग 1,18,00,000 लाभार्थी को ये लाभ मिल चुका है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 6,81,00,000 इसके लाभार्थी अभी तक हो चुके हैं। तो ये सब डेटा आप एक बार ध्यान में रखिएगा। अब अगर अगली बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के नए ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है और ये पसंदीदा व्यावसायिक राज्य बनके तैयार हो गया है। ठीक है। अगर हम GST पंजीकरण में बात करें तो GST रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट प्लेस पे उत्तर प्रदेश है। अगर हवाई यात्री यातायात की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है उत्तर प्रदेश में। 1 करोड़ प्लस MSME रजिस्ट्रेशन राज्य के अंदर हो गए हैं और नई कंपनी के पंजीकरण में 2nd रैंक इसको मिला है। ओके,
अब उद्योग अनुकूल नीतियों की बात करें तो ये बहुत सारी नीतियां भी लेके आया है, जैसे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार संवर्धन नीति 2024, उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 और उत्तर प्रदेश बायो उद्योग नीति 2024। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एफडीआई या एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन की नीति 2023 भी लेके आया है। और इसके उपलब्धियों को अगर हम देखें तो ये टॉप अचीवर्स बन चुका है। किस चीज़ में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट के मामले में इसको कौन सा स्टेटस मिला है? तो टॉप अचीवर्स का स्टेटस मिला है। और ये बीआरपीए में इस मामले में जो पुरस्कार विजेता है, बीआरपीए क्या है? बिजनेस रिफॉर्म ऑफ एक्शन प्लान, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करता है? डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, इसके अलावा अगर इसकी और जो अन्य उपलब्धियां हैं उसको देखें तो स्टार्टअप रैंकिंग में भी ये अग्रणी राज्य बना है। इंक्यूबेशन हब और मेंटरशिप चैंपियन स्टार्टअप इंडिया द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है। और 1000 प्लस एकड़ में अत्याधुनिक फिल्म सिटी की स्थापना भी उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। अब इसकी अवसंरचनाओं को देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं ये क्या क्या अचीव कर चुका है, ठीक है। तो इसमें 16 संचालित हवाई अड्डे हैं अभी उत्तर प्रदेश के पास, 9 एक्सप्रेसवे जो भारत में पहला स्थान है, ठीक है। एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी भारत का फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। इसके बाद 5 मेट्रो परिचालन शहर भी है। कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद। 5 मेट्रो परिचालन शहर भी है इनके पास। और 31 जनवरी 2025 तक ये 32,996 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर चुका है, ठीक है। अब इसके परिवर्तनकारी पहल की बात करें तो जेवर हवाई अड्डा का निर्माण और संचालन 2025 में इसका ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 से व्यावसायिक उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ पे? जेवर हवाई अड्डे से। ओके, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार करना है और नए एक्सप्रेसवेज को बनाना है। पीपीपी मॉडल के अंडर यूपी के बस टर्मिनल्स को डेवलप करना है। उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। अब यूपी जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी ही ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बन जाएगी। उत्तर प्रदेश की विकास रणनीतिक मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, पर्यटन और आईटीएएस जैसे मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास रणनीतिक मुख्य तौर पे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पर्यटन, टूरिज्म या आईटी पे ये डिपेंड करता है। ओके, यह रणनीति उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मक और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकता अपनाने को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार और विनिमय में विविधता लाने का लक्ष्य रखती है। प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि सहायक क्षेत्र में समानांतर विकास और उनकी गति पर निर्भर करती है, जैसे कि ऊर्जा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और स्वास्थ्य, जिसके सतत प्रगति सुनिश्चित की जा सके। ओके, इन सब पे ध्यान तो है ही। और इसके साथ साथ जो हम अगर स्टेट के और डेवलपमेंट की बात करें तो हमें ऊर्जा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे वगैरह पे भी जो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। अब अगर विकास के प्रमुख कारक की बात करें तो इसमें मेनली 6 कारक डिपेंडेंट है। कौन कौन से? निर्माण प्रधान विकास, मूल्य श्रृंखला दक्षता, संतुलित क्षेत्रीय विकास, निजी भागीदारी, तकनीकी समक्ष विकास, स्टार्टअप और नवाचार। अब कुछ प्रमुख उपलब्धियां देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। सबसे पहले स्वास्थ्य सूचकांक देखेंगे हेल्थ इंडेक्स में, जहां 2014 से 19 तक में 37 पॉइंट था, वहीं 2022-23 में बढ़ के ये 45.9 हो गया है। पूंजीगत व्यय में जहां कुल व्यय 19.3% है, जो राष्ट्रीय आय की जो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, 19.3%। पूंजीगत व्यय कितना है? 19.3%। ओके, स्वयं कर राजस्व, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओन स्टेट टैक्स जो है वो महाराष्ट्र के बाद ये दूसरा बन चुका है और 2022-25 के दौरान 11.6% की इसमें वृद्धि हुई है। ओके, ब्याज भुगतान अन्य राज्यों की तुलना के अनुपात में गिरावट आई है और जीडीपी वृद्धि
11.6% हुई है। ओके, और ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आप देख सकते हैं जो नेशनल एवरेज है, जो इंडिया का एवरेज है वो 9.6% है और यूपी का 11.6% है। इसके बाद हम आगे अपने कुछ आंकड़े देखेंगे। ठीक है, ये आंकड़े हमारे मेंस प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी प्री में भी आ जाता है, बट प्री में आने के चांसेस कम होते हैं, बट मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इस आंकड़ों को देखेंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस कैसे डेवलप हो सकता है वो भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक विकास एवं विस्तार। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो 12.89 लाख करोड़ जो 17-18 में था से बढ़कर 27.51 लाख करोड़ 2024-25, मतलब आप देख सकते हैं दुगने से भी ज्यादा हो चुका है ये। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में जहां 52,671 रुपए थे, वहीं 2023-24 में ये 93,514 यानी 93,514 रुपए हो गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में 36 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और 6.5 लाख करोड़ का कार्यान्वयन में। करेक्ट। अब क्षेत्रफल बजट आवंटन मतलब कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिला है, तो हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे विकास में सबसे ज्यादा 22% मिले हैं। उसके बाद शिक्षा में 13% मिले हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 11% मिले हैं, स्वास्थ्य को 6% मिले हैं और सामाजिक सुरक्षा को 4%। ओके, अब बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है या सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है उसमें क्या है, तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे को देख लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा प्रयागराज से सोनभद्र तक। ओके, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, बुलंदशहर रीवा एक्सप्रेसवे, ये सब एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। शहरी विकास में देखें तो 51 शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कितने शहरों को? 58 शहरों को। लखनऊ, कानपुर और आगरा के मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। अब 16 हवाई अड्डे, 4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यरत, जेवर हवाई अड्डे 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। मतलब अभी हमने देखा कि यूपी के पास कितना हवाई अड्डा है अभी तक, तो 16 हवाई अड्डे हैं जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ओके, और ये जेवर जो अभी अप्रैल 2025 में जो स्टार्ट करने का लक्ष्य है, ये हमारा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। ओके, अब कृषि और किसान कल्याण में क्या क्या लेके आया गया है, तो पीएम किसान 79,500 करोड़ की डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3 करोड़ किसान को सहायता मिलेगी। पीएम फसल बीमा योजना 496 करोड़ का मुआवजा 10 लाख किसानों को 2024-25 में दिया गया है। फसल बीमा योजना के तहत कितना दिया गया है? 496 करोड़ का मुआवजा 10 लाख किसानों को अभी तक दिया जा चुका है। गन्ना किसान भुगतान, तो 2017 से अब तक 2,73,000 करोड़ का भुगतान पिछले 22 वर्षों में 59,143 करोड़ से अधिक है। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में क्या लेके आया गया है, तो पीएम श्री स्कूल स्मार्ट क्लासरूम के लिए 580 करोड़ रुपए पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। पीएम श्री स्कूल क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, तो पीएम श्री स्कूल स्मार्ट क्लास ओपन करने से रिलेटेड है। ये भी चीज आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस प्री में आ जाते हैं कि पीएम श्री स्कूल किस चीज से रिलेटेड है। तो ये स्मार्ट क्लासरूम जो डेवलप करना है उससे रिलेटेड है। अब हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या दिया गया है, तो पीएम उच्च शिक्षा मिशन हेतु 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नए विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये सबको ओपन करवाना है। ओके, रानी लक्ष्मीबाई छात्रवृत्ति योजना हेतु 400 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। ओके, अब अगर स्वास्थ्य में देख ले, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो आयुष्मान भारत के 5.13 करोड़ लाभार्थी, ये भारत में सबसे अधिक लाभार्थी आयुष्मान कार्ड के कहाँ पे हैं? यूपी में है। कितने? 5.13 करोड़। टेलीमेडिसिन ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास, टेलीमेडिसिन का कहाँ तक विकास करना है? पूरा सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विकास करना है। आयुष संस्थान, अयोध्या और वाराणसी में नए आयुष महाविद्यालय, तो आयुष महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य कहाँ रखा गया है? अयोध्या और वाराणसी में। ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख योजनाएं एवं पहल। तो क्या क्या योजनाएं और पहल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सुरक्षा में लखनऊ को एआई सिटी बनाना है, इसके 500 करोड़ रुपए का उनको दिया गया है। साइबर सुरक्षा अनुसंधान पार्क ओपन करना है, इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। महिला एवं युवा सशक्तिकरण करने के लिए
बीसी सखी योजना, ठीक है, बीसी सखी योजना कौन से राज्य का है? तो बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश का है। इसके लिए 39,556 बीसी सखियों द्वारा 31,103 करोड़ का लेन देन, क्लियर। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। कौन से योजना के तहत? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ओके, रोजगार सृजन की बात करें तो मनरेगा 2024-25 में 27.4 करोड़ व्यक्ति दिवस का सृजन। ओके, और स्टार्टअप के मामले में बात करें तो 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। सामाजिक कल्याण एवं समावेशन की बात करें तो पेंशन योजनाएं लेके आई गई है और निराश्रित महिलाओं के लिए 2,09,80 करोड़ रुपए का जो ये दिया गया है। पोषण कार्यक्रम की बात करें तो पोषण अभियान हेतु 4,0119 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आवास योजना की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 17 लाख घर बनाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख घर पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितने लाख? 17 लाख घर और ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख घर पूर्ण हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वनीकरण 2025 तक 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ये सब डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 तक कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, तो 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और गंगा संरक्षण के लिए 67 परियोजनाएं हेतु 14,823 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सौर ऊर्जा में यूपी सोलर पॉलिसी 2024 के तहत 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय अनुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का 2.97%, 3% सीमा के भीतर, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ये कि जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है? 2.97% है। ऋण प्रबंधन में वित्तीय अनुशासन से देनदारियों में कमी, ठीक है, इसमें ऋण प्रबंधन में भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। और भविष्य की दिशा यानी फ्यूचर में कैसे क्या है, तो एआई, नवीकरण ऊर्जा और एमएसएमई विकास पर जोर, एआई में जोर दिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर दिया गया और एमएसएमई के डेवलपमेंट पे भी जोर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण्य के विकास हेतु 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत 54,833 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के टाइप को देखें कि कैसे मेंस में हमसे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को गति देने के लिए, या ऐसे पूछ सकते हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया है। तो उसके लिए आपको ये सब जो डेटा हमने बताया है, ये डेटा और ये योजनाएं आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। या ऐसे पूछा जा सकता है तो सामाजिक कल्याण के लिए क्या क्या या क्या क्या डेवलपमेंट लेके आया गया है। तो अगर हम बात करें आर्थिक विकास को गति देने के लिए तो जीएसडीपी में वृद्धि हुआ है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो निवेश और औद्योगिकरण भी लेके आया गया है। बहुत सारे निवेश किए जा रहे हैं, जैसे लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जैसे नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, हवाई अड्डाएं बनाई जा रही है। ओके, और इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया जा रहा है, ऋण प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है। तो ये सब हो गया। ये आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है या क्वेश्चन के पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो उसमें हमारा टेस्ट सीरीज भी बहुत सारा हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसे ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत ही मिनिमल रेट पे रखा गया है। और आपको ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस कम रखा गया है तो आपको कंटेंट में कोई भी कमी आएगी, ना कंटेंट में आपको कोई कमी आएगी, ना आपको मॉडल आंसर मिलने में कोई कमी आएगी। बस हमारे रेट बहुत ही जेन्युइन रेट रखा गया है जो हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो,
हमारा जो प्रयास है वो बस यही है कि हम हर एक स्टूडेंट को अपनी तरफ से हेल्प कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेशन जो मोटिव हो वो किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।